नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 21 पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है मेरा गांव मिड क्यों नहीं रहा। मेरा गांव मिड क्यों नहीं रहा, इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। चलिए बच्चों, सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पाठ्य पुस्तक के द्वारा इस पाठ को हम समझेंगे और इस पाठ के भावार्थ को भी हम समझेंगे। पाठ क्रमांक 21, मेरा गांव मिड क्यों नहीं रहा। इस पाठ के लेखक हैं राम नारायण उपाध्याय जी। यह जो पाठ है वह साहित्य की संस्मरण विधा है। संस्मरण विधा का अर्थ क्या होता है कि पहले बातों को याद करना। जैसे कि हम अब अधिकतर लोग शिक्षा के कारण या नौकरी के संदर्भ में अपने गांव से शहर में आ जाते हैं और शहर में आने के बाद अपने पुराने बातों को याद करते हैं। अब देखिए, आप कक्षा 8वीं में हैं तो अभी आपको कक्षा 6ठी 7वीं के कुछ यादों को आप याद करते हैं, कुछ बातें आपको याद आ जाती है तो आपको एक स्मरण हो जाते हैं। तो ये बीती हुई बातों को आज के आधुनिक युग में तुलना करते हुए उसको याद करना, उसे हम संस्मरण कहेंगे। तो यह साहित्य की एक विधा है। इसमें लेखक राम नारायण उपाध्याय इन्होंने ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया है। आज के आधुनिक युग में ग्रामीण संस्कृति का लोप हो रहा है और जब लेखक बचपन में गांव में रह रहे थे, गांव में जो संस्कृति थी, जो रहन सहन थे, आज के आधुनिक युग में वो लोप हो चुके हैं, उसका ह्रास हो चुका है। और उस पुरानी यादों को याद करके, स्मरण करके आज के युग में उसका क्या करे है कि उसकी तुलना करे है। तो इस प्रकार इस कहानी को हम संस्मरण इस साहित्य की विधा के रूप में देखेंगे। इस कहानी में लेखक ने ग्रामीण संस्कृति का, वहाँ के वातावरण का वर्णन किया है। पाठ की शुरुआत में ही लेखक कहते हैं कि जब भी मैं गांव पहुंचता हूँ, मेरा गांव मुझे मिल नहीं पाता। अब देखिए, किसी कारणवश लेखक अब गांव में नहीं रहता है। शायद शिक्षण लेने के लिए वो गांव से शहर में चला गया होगा या फिर नौकरी के कारण वो गांव छोड़कर उनको शहर में आना पड़ा होगा। लेकिन जब भी वो कभी अपने गांव में जाते हैं तो वह कहते हैं कि मुझे मेरा गांव अनजान लगने लगा है। मैं जब भी गांव में पहुंचता हूँ तो मुझे मेरा पुराना गांव नहीं मिलता है। मैं उसे याद कर रहा हूँ, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी मुझे मेरा गांव नहीं मिल पाता है। वही गलियां, वही चौराहे, वही नदी का वही घाट, वही बाट। अब देखिए, लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे मैं गांव में जाता हूँ तो मुझे वही गलियां थी जो मेरी बचपन की गलियां हैं, वही चौराहे अर्थात जहाँ पर 4 रास्ते एक स्थान पर मिलते हैं, उसे हम चौराहे कहते हैं। नदी का वही घाट और वही बाट का अर्थ क्या होता है? रास्ता, पथ, मार्ग। तो देखो, अब गांव में कुछ भी परिवर्तन तो मुझे नहीं लग रहा है। वही गलियां है, वही नदी का घाट है, वही मार्ग है, वही रास्ता है, वही चौराहा है, फिर भी मुझे वो मेरा गांव पहचान नहीं पा रहा हूँ। मुझे मेरा वो प्राचीन गांव दिखाई नहीं देता है। लेकिन मेरे अपने गांव का कहीं पता नहीं चलता है, क्योंकि यह गांव अब मुझे पराया लगने लगा है, इसमें मुझे परायापन दिखाई देता है। गांव की चौपाल चौसर की तरह खुली पड़ी है, लेकिन उस पर खेलने वाले मोहरे पहले ही पीट चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि गांव का जो चौपाल है चौसर की तरह अर्थात चौपट की तरह खुला पड़ा है, लेकिन वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि चौसर का खेल खेला होगा, वहाँ उसमें मोहरे होती है और कुछ लोग उस पर डालते हैं और उस द्वारा खेला जाता है। लेकिन अब लेखक कहते हैं कि वहां पर चौसर भी है, चौपाल भी है, बहुत जगह खुली पड़ी हुई है, लेकिन खेलने वाले जो लोग थे वो वहां पर नहीं दिखाई दे रहे। वो मोहरे गुम हो चुके हैं। तो जैसे कि हारने के बाद पीट चुकते हैं, वैसे ही वहां पर सब मुझे हारा हुआ नजर दिखाई दे रहे हैं। कुछ है जो चिरा संभाल कर बैठे हैं, लेकिन उनमें अपने घर की दहलीज भी तो लांघने की शक्ति नहीं है। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि ऐसा कुछ तो है जो चिरा संभाल कर बैठे। चिरा संभाल कर बैठना अर्थात लहरेदार रंगीन कपड़े
या पगड़ी जो होती है उसे संभाल कर बैठना। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा है कि ग्रामीण जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके पोशाक जो होते हैं वह अलग प्रकार के होते हैं। अब वहाँ पर देखो लहंगा पहनते हैं, लहरेदार रंगीन कपड़े पहनते हैं। वैसे ही पुरुष क्या करते हैं, पगड़ी पहनते हैं, तो हमेशा अपने पगड़ी को संभाल कर चलते हैं, बैठते हैं। महिलाएं जो होती है वो अपने लहरेदार रंगीन कपड़े को संभाल कर रखती है। लेकिन अब देखिए वो जो महिलाएं होती थी वो भले ही घर के चौखट के बाहर लांग नहीं सकते थे, लेकिन अब वो दहलीज में खड़े होकर, आंगन में खड़े होकर बड़े बुजुर्ग के सामने बात नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके हम उम्र, छोटे उम्रों के साथ, उम्र वाले लोगों के साथ वो बातचीत कर सकते थे। अब यहाँ पर कहने का लेखक का तात्पर्य है कि अब वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई तो दे रहे हैं, वह अपने रंगीन कपड़ों को, अपने पगड़ियों को संभाल कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें ना अपने घर की दहलीज लांघने की वह शक्ति नहीं है। अर्थात देखिए यहाँ पर लेखक ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि पहले ग्रामीण लोग थे, वह स्वच्छंदता से विहार करते थे, अपने मन मौजी थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो किसी के अधीनस्थ हो गए हैं। कोई तो ऐसी बात है जो उनको अपने स्वतंत्रता जीवन को, उन्मुक्त जीवन जीने के लिए पाबंद लगा रहा है। वह कुंडी का पानी और कंडे की आग परस्पर लड़क कर बुझ चुकी है। अब देखिए ग्रामीण संस्कृति में नए नए विकास हो रहे हैं। पहले चूल्हे जलाए जाते थे और वहाँ पर देखो उसका धूल फैला हुआ रहता था। पानी गर्मी में, ठंडा में पानी तापने, गर्म करने के लिए, तो वो सारी बातें यहाँ पर अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं और वो परिवर्तन आया हुआ दिखाई दे रहा है कि कहीं मतलब क्या ऐसी बात हो चुकी है, क्या आधुनिकीकरण के नाम पर ग्रामीण लोगों ने, गांव के लोगों ने अपने पुराने रहन सहन, अपने पुराने तौर तरीकों को क्यों बदल दिया है? क्या लेखक के मन में भी प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है। वह कुंडी का पानी, कंडे की आग परस्पर लड़कर बुझ चुकी है। अब देखिए जब सब गांव में सुबह जल्दी उठकर सब आंगन का कचरा वो सब जमा करते हैं, इकट्ठा करते थे, फिर उसको आग लगाई जाती थी। दूसरी तरफ चूल्हे पर, बम पर पानी गर्म करने के लिए रखा जाता था, तो उसका धुआं और फिर इस कूड़े कचरे का धुआं परस्पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज वो आग, लेखक कहता है कि बुझी हुई नजर आ रही है, जिसके सहारे चिलम के दौर के साथ बातों के छोर को भी भोर से मिला दिया जाता था। भोर अर्थात सुबह। तो अब देखिए सुबह सुबह में ये सारी चीजें, जैसे ही सुबह उठते थे तो चूल्हा जलाया जाता था। वहां पर लकड़ियों से धूल निकलने लगता था, एक तरफ कचरे का धूल निकलने लगता था। बड़े बुजुर्ग चिलम जलाकर वो धूल निकलने लगता था और सुबह में ये सारे बातें एक साथ इकट्ठा हुआ करते थे। लेकिन आज सुबह में यह सारी बातें नहीं हो रही है। गली के मोड़ पर खड़ा बूढ़ा नीम कब से बाट जो रहा है कि कोई आए और उसकी भुजाओं से झूला बांधकर उसे भी आसमान तक ऊंचा उठने का मौका दे। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने बहुत ही हृदय स्पर्शी बात की है कि अब पहले कैसे हुआ करता था, जो बड़े बड़े नीम के पेड़ रहते थे, पीपल के पेड़ रहते थे, और भी बड़े बड़े जो भी पेड़ रहते थे, वहां पर उसकी डालियों पर, उसके भुजाओं पर झूला बांधकर महिला या जो छोटी छोटी लड़कियां होती थी उस पर झूला बांधते थे और उस पर बैठकर आसमान को छूने के कोशिश करते थे। तो उस झूले के साथ साथ लड़कियों के साथ साथ महिलाओं के साथ साथ उस पेड़ की जो भुजाएं होती थी वो भी हिलती डुलती थी। मानो ऐसा महसूस होता था कि वो भी आसमान को छू रहे। कौन? वृक्ष के पेड़ के भुजाएं। तो यहाँ पर अब लगता है कि वह गली के मोड़ पर जो बूढ़ा नीम हो चुका है वह भी अभी अकेला पड़ गया है। वो भी इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा, उसके टहनी पर, उसके भुजाओं पर झूला बांधेगा और कोई उस झूला पर बैठकर उस झूले के साथ खेलेंगे और आसमान में उड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब वो सब बातें नहीं हो रही है। लेकिन शरारती हवा का एक झोंका उसके सिर की पीली पत्तियों को पगड़ी की तरह उड़ा ले जाता है। अब देखिए वो जो पेड़ ही, नीम का पेड़ है, वह अब बूढ़ा हो चुका है, उसकी हरी पत्तियां अब पीली हो चुकी है और वो अब जैसे पगड़ी की तरह, जैसे कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वह बूढ़े हो जाने के कारण उनकी पगड़ी
ग्रामीण पुरुष पहले क्या पहनते थे, पगड़ी पहनते थे और पगड़ी उनकी मान सम्मान की बात हुआ करती थी। लेकिन आज परिवेश चेंज हो गया है, वहाँ का वातावरण चेंज हो गए है। आज ग्रामीण संस्कृति में भी आधुनिकीकरण के कारण ये सारे वस्त्र पोशाक नहीं पहने जाते हैं, तो वो जो पगड़ी है आज वो बंद हो गई है। तो यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य यह है कि शरारती हवा, जो वृक्ष के जो हरे पत्ते हैं वह पगड़ी के समान पीले हो चुके हैं और हवा के झोंके के कारण वह पत्तियां गिर रही है। गांव के खलिहान से लगी झोपड़ी का वह जन्मांत बूढ़ा भी अब नहीं रहा। अब देखिए, गांव के खलिहान में लगी जो झोपड़ी हुई थी वहां पर जन्म से अंधा बूढ़ा हमेशा बैठा रहा करता था। लेखक जब भी गांव में प्रवेश करता था तो ये सारी चीजें उसे दिखाई देती थी, लेकिन अब उसमें परिवर्तन आ गया है। वो जन्म से अंधा बूढ़ा अब वहां पर नहीं बैठता है, जो मेरे पाँव की आवाज पहचान कर पूछ उठता था, कौन दादा है क्या, शहर से कब आए हैं। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि जब भी गाँव में बाहर से कोई भी गांव का व्यक्ति आता था तो गांव के बड़े बुजुर्ग लोग पहचान लेते थे, उनके आहार से ही पहचान लेते थे। अब वो जन्म से अंधे होने के बावजूद भी गांव से शहर में गए हुए गांव के ही व्यक्ति को उसके केवल मात्र कदमों से ही पहचान लेता था। लेकिन आज ये सारी चीजें लेखक को देखने के लिए नहीं मिल रही है। आवाज पहचान कर वो पूछ उठे थे, कौन है दादा, क्या है, शहर से कब आए हैं। मैं उससे पूछता, बाबा तुमने कैसे पहचाना। भरे गले से वह कहता, क्या मैं अपनी धरती से जुड़े पाँव की आवाज को नहीं पहचानता। दादा जिनके पाँव में जूते नहीं होते उनकी नंगी पगथलियों की आवाज जुदा होती है। जिनके पाँव में फटे जूते हैं उनके दर्द से फटी धरती की छाती की आवाज जुदा होती है। और अपने नालदार जूतों से धरती को रौंदते हुए चलते हैं, उनकी आवाज जुदा होती है। फिर आप तो इस धरती के आदमी हो। अब देखिए, इस धरती के आदमी अर्थात इस मातृभूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम भले ही किसी कारणवश इस गांव से चले गए हो, लेकिन तुम्हारा मूल जो स्रोत है, तुम्हारी यह जो जन्मभूमि है, तुम्हारी यह मातृभूमि तुम्हारे गांव के है और तुम्हारा गांव है, और इसी कारण तुम यहाँ पर चले आते हो। तो तुम्हारे मन में अपने गांव के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति इतना आदर है, तुम अपने गांव को शहर में जाने के बावजूद भी भूल नहीं पाए हो, तो हम तुम्हें कैसे भूल पाएंगे। अब देखो, यहाँ पर दादा ने उस बूढ़े जन्मांध व्यक्ति ने जो वर्णन किया है वो भी बहुत ही हृदय स्पर्शी है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिनके पाँव में जूते नहीं होते हैं उनके कदमों की आवाज अलग होती है, और जो नंग पगथलियों की से आते हैं। पगथलियों का अर्थ क्या होता है कि पैर के तलवे। देखो, जो बिना जूते के, बिना चप्पल के आते हैं उनके चलने के कदम अलग होते हैं। फिर जिनके पाँव में फटे जूते हैं तो फटे जूते के कारण उनके पाँव में दर्द होते हैं, तो दर्द से फटी धरती की आवाज उनके कदमों में सुनाई देती है। और जिनके पाँव में जूते होते हैं, नालदार जूते होते हैं, तो वह क्या करते हैं, धरती को रौंदते हुए आते हैं। तो ये सारी आवाज अलग अलग होती है। तो देखो, यहाँ पर 3 अलग गाँव बताए गए हैं कि एक तो क्या कि नंगे पगथलियों पर आना, मतलब नंगे पैर आना, अर्थात वह आर्थिक परिस्थिति उनकी बहुत ही कम होगी, बहुत ही गरीब दुर्दशा अवस्था में वो रहते होंगे। और दूसरी जो फटे जूते पहनते हैं कि भले ही उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी, लेकिन उनके जीवन में भी बहुत सारे दुख दर्द है, और इसी गरीबी के कारण वह उनका जीवन भी दर्द से युक्त है। और तीसरा जो है वो बहुत ही अमीर लोग होंगे, उनके पैरों में इतने ऊंचे दर्जे के जूते हैं कि वह अपने उस जूते से धरती को रौंदते हुए आते हैं, अर्थात मातृभूमि के प्रति, अपने जन्मदात्री के प्रति, अपने धरती के प्रति, अपने गांव के प्रति उनके मन में किसी भी प्रकार का प्यार उमड़ नहीं आता है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने मेरा गांव क्यों नहीं मिल रहा है, ये कहने का तात्पर्य क्या है, या अब तक हमने जो वर्णन पढ़ा है उससे हमें क्या पता चला है कि ग्रामीण संस्कृति नष्ट हो चुकी है, ग्रामीण संस्कृति का लोप हो चुका है, विनाश हो चुका है। और उसके पीछे का कारण क्या है, आज का औद्योगिकरण, संस्कृति और शहरीकरण। इस शहरीकरण के कारण ग्रामीण संस्कृति, वहाँ का परिवेश सब नष्ट हो जाने के कारण लेखक कहता है कि मुझे मेरा गांव पहले जैसा नहीं मिल रहा है, मैं उसे ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन नहीं मिल रहा है। आगे भी लेखक के द्वारा इस वर्णन को हमें विस्तार से पढ़ना है, लेकिन इसके अगले